गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लाइव नहीं सेशन हो पाया, उसका रीज़न था कि वाईफाई थोड़ा स्लो चल रहा था, इस वजह से हम लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं आपको। यूनिट 8 है, भारत में राजनीति की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत। एक देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ से, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, यानी व्हेन डिड द प्लान इकोनॉमी बिगिन इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, तब तक चीज़ें इधर-उधर थी। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और लागू होता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें सिस्टमैटिक होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ आंसर नंबर बी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस योजना से हुई थी? विच प्लान मार्क द बिगिनिंग ऑफ द 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया। तो फर्स्ट, द्वितीय और सेकेंड या फिर थर्ड? तो पहले ही पंचवर्षीय योजना पहले से ही स्टार्ट हुआ है, यानी आंसर नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए। चल क्यों नहीं रहा भाई, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूशन किस योजना का उद्देश्य है? ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी योजना का उद्देश्य है? ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी योजना का गोल था? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाए, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राज्य को विकासशील राज्य डेवलपमेंटल स्टेट किस संदर्भ में द टर्म डेवलपमेंट स्टेट फॉर इंडिया किस संदर्भ में कहा गया? तो योजना आधारित विकास यहाँ पे होता है, इसलिए कहा गया। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? तो नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू कब हुई? लिबरलाइजेशन इन इंडिया बिगेन इन 1991। किस आर्थिक सुधार का उद्देश्य सरकारी नियंत्रण को कम करना था? तो सरकारी नियंत्रण का उद्देश्य कम करना था निजीकरण का, यानी आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या विशेषताएं होती हैं? व्हाट इज द फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? तो इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र पर काम होता है। भारतीय राज्य की आर्थिक भूमिका को बढ़ाने में मुख्य साधन कौन सा था? बजट, योजना प्रणाली। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? उसके पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका निधन पिछले साल हुआ है जुलाई महीने में। तो एम स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल। तो भैया पंजाब में ही देखा गया है, सबसे ज़्यादा इसका हरित क्रांति का इफेक्ट देखा गया है, वहीं से पंजाब राज्य ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था। चलिए, वैश्वीकरण के प्रभाव से कौन सी नीति बदल गई थी? कौन सी नीति बदली? श्रम नीति, विदेश नीति, व्यापार नीति। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या है? वन मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्थानीय उत्पाद में वृद्धि, वैश्विक स्पर्धा। तो इसका करेक्ट सी नंबर हो जाएगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। किसने 1991 में ध्यान दीजिएगा, कौन क्वेश्चन नंबर 14, किसने 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू किया? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, मनमोहन सिंह। यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, लोग मनमोहन सिंह को मारेंगे, भैया नरसिम्हा राव उस समय क्या थे? पीएम थे, नरसिम्हा राव हुआ करते थे। जो मनमोहन सिंह जी थे ना,
तो मनमोहन सिंह अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मनमोहन सिंह को नहीं मानना है इमोशन में आके। एलपीजी नीति में पी का अर्थ क्या है, बहुत सरल प्रश्न है। एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा बिना डाउट के। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। किसने लाइसेंस राज की आलोचना की, हु क्रिटिसाइज द लाइसेंस राज। तो जेआरडी टाटा ने किया था, ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में एफडीआई का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 1991 की आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था, तो सबसे मेन उद्देश्य हमारा था उदारीकरण को, उद्यमिता को प्रोत्साहन करना। उस समय लाइसेंस प्रणाली को बहुत ज़्यादा लिबरल कर दिया गया और मार्केट खोल दिए गए हैं भारत के लिए, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, वैश्वीकरण से प्रभावित होने वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा था सेवा क्षेत्र। देखिए कृषि निर्माण क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव पड़ा नहीं। आप सबको पता है कि वैश्वीकरण कितना भी हो जाए, जो खेती किसानी है वो तो अपने अपने ही जगह पे रहेगा, बट सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर का योगदान भी सबसे ज़्यादा रहता है। आपको पता है सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा ही उपयोगी होता है। किस भारतीय नेता को आर्थिक उदारीकरण का वास्तुकार कहा जाता है, करेक्ट आंसर इसमें आप बिना झिझक मनमोहन सिंह लगा सकते हैं, ठीक है ना। वैश्वीकरण किस प्रक्रिया को दर्शाता है, बढ़िया प्रश्न है। स्थानीयकरण नहीं, स्थानीयकरण नहीं है, वैश्वीकरण वैसे ही कह रहा है। तो वैश्विक संबंधों का एकीकरण, ये क्वेश्चन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली किसका आदर्श वाक्य है। थिंक ग्लोबली जो अभी चल रहा है, एक्ट लोकली ये वैश्वीकरण का आदर्श वाक्य था। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब मानी जाती है, तो वही है 91, 90, 92 जब भी आ जाए, पर 91 इज द करेक्ट आंसर। वैश्वीकरण ने किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बदलाव किया है, किस क्षेत्र में करेगा, सेवा क्षेत्र में ही किया है। वैश्वीकरण से कौन सी चुनौती उत्पन्न हुई है, हाँ यह प्रश्न अच्छा है, इसको इसीलिए कहा जाता है कभी, क्योंकि वैश्वीकरण जो हुआ है ना, इससे जो पुअर गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वो बन गया है। तो आर्थिक असमानता आई है, गरीब कहते हैं गरीब होता जा रहा है और अमीर जो है वो और रिचर होता जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, आईएमएफ और WTO किस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो ये है समाजवाद, वैश्वीकरण, उपनिवेशवाद। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ये क्या है, ऐसी संस्था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इंडियन मॉनेटरी फंड है। ये क्या करते हैं, ये पैसों का देख रेख करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो सिंपल सा मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन को इनहेंस करेंगे। वैश्वीकरण का एक प्रमुख लाभ क्या है, मूल्य वृद्धि, तकनीकी विकास, बेरोजगारी, स्थानीय अर्थव्यवस्था में गिरावट। तो तकनीकी विकास करना है, ये करेक्ट आंसर। वैश्वीकरण के प्रभाव को सबसे पहले किस नीति में देखा गया है, ये जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी अपनी 1991 में, उसमें देखा गया। नई औद्योगिक नीति 1991 में देखा गया है। शिक्षा नीति से कोई मतलब नहीं, कृषि नीति, रक्षा नीति से क्या करना है यहाँ पर। वैश्वीकरण के दौरान एफडीआई को बढ़ावा क्यों दिया गया, वाई वाज द एफडीआई प्रमोटेड ड्यूरिंग द ग्लोबलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है कि भैया विदेशों से पूंजी कौन लाएगा, जो विदेशी से पूंजी को लाना हुआ फॉरेन से, वो एफडीआई लाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारी कम करना नहीं, राजनीतिक दबाव नहीं। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विदेशी तकनीकी और पूंजी लाने हेतु एफडीआई का इस्तेमाल किया गया। वैश्वीकरण की आलोचना किस आधार पर की जाती है, तो इसमें यही किया जाता है कि भैया अभी तक बहुत लोग गाना गाते हैं इस बात के लिए कि भाई वैश्वीकरण बन गया तो हमारी संस्कृति छीनी जा रही है। तो संस्कृति छीनी जा रही है वो मैटर नहीं करता है भैया, इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वैश्वीकरण ए नंबर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। स्थानीय संस्कृति को दबाना इस नाम से कहा जा रहा है। पहचान की राजनीति का मुख्य आधार क्या है, पहचान की राजनीति का मुख्य आधार है आंसर नंबर बी, जाति, धर्म और लिंग। भारत में मंडल आयोग से जुड़ी राजनीति किस श्रेणी में आती है, तो ये पहचान की राजनीति के अंतर्गत ही आती है। पहचान की राजनीति का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो सांस्कृतिक मान्यता, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। पहचान की राजनीति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है, जातीय समावेशन, सामाजिक ध्रुवीकरण, प्रतिनिधित्व। जो देखिए यही होता है कि पहचान की राजनीति में ध्रुवीकरण हो जाता है, पोलराइजेशन होता है, दो हिस्सों पे लोग बंटते जाते हैं। कौन सी राजनीतिक विचारधारा पहचान की राजनीति से निकटता रखती है, विच आइडियोलॉजी अलाइन विद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बहुलतावाद। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
मूल निवासी आंदोलन, मूल निवासी आंदोलन, मूल निवासी आंदोलन भारत में किसकी मिसाल है? द आदिवासी मूवमेंट इन इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ, आंसर नंबर सी है पहचान की राजनीति। लिंग आधारित आरक्षण किस प्रकार की राजनीति है? अगेन ये पहचान की राजनीति। कौन सा आंदोलन पहचान की राजनीति का उदाहरण है? विच मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहचान की राजनीति का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो आंसर नंबर बी चुनावी राजनीति पर पड़ता है। निम्न में से कौन सी पहचान आधारित पार्टी है? हाँ, ये देखिए पहला यहीं से आया था। कांग्रेस पहचान आधारित पार्टी नहीं है, भाजपा बीएसपी, आम आदमी पार्टी। बीएसपी जो है ना, है कांशीराम जी, उसके बाद मायावती जी आए, तो ये जनरली क्या कहा जाता था? दलितों की पार्टी कहा जाता था। अब तो खैर बहुत सारी पार्टियां हो गई, तो पहली बार मतलब ये कहा गया था पहचान की राजनीति वाली पार्टी है। और आज अभी से पहले मतलब आज से अगर 15 साल पहले, 10 साल पहले देख लिया जाए, तो बीएसपी पार्टी केवल ये माना जाता है दलितों की पार्टी है। सामाजिक आंदोलन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि सुधार, भाषाई आंदोलन। तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है पर्यावरण संरक्षण। दलित आंदोलन किसके अधिकारों के लिए संघर्ष करता है? आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियां। तो आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अनुसूचित जातियों के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस योजना के विरुद्ध था? औद्योगिकरण, बाढ़ नीति, बड़ी बांध परियोजनाएं। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, बड़ी बांध परियोजनाएं। महिला आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजनीति में भागीदारी, समान वेतन, लैंगिक समानता, धार्मिक सुधार। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, लैंगिक समानता। चिपको आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थी? तो इसकी प्रमुख नेता जो हुई हैं, तो दैट इज गौरा देवी, गौरा देवी। ठीक है। दलित पैंथर्स की स्थापना कब हुई? तो दलित पैंथर्स की स्थापना कब हुई? ये बहुत अच्छे प्रश्न है, आपको जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, बट 1972 में हुई। दलित पैंथर्स की स्थापना कब हुई? सामाजिक आंदोलन में कौन सी शक्ति प्रकट होती है? प्रतिरोध की शक्ति प्रकट होती है। आदिवासी आंदोलन का उद्देश्य है, द ऑब्जेक्टिव या ट्राइबल मूवमेंट इज भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना। आंसर नंबर बी। निम्न में से कौन पर्यावरण आंदोलन नहीं है? तो चिपको आंदोलन, अफ्रीको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन। आंसर नंबर डी, ये पर्यावरण आंदोलन नहीं है। मेगा पाटकर निम्न में से किससे जुड़ी हुई है? तो आंसर नंबर डी करेक्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आरटीआई आंदोलन किस अधिकार की मांग करता है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मतदान का अधिकार, रोजगार का अधिकार। तो आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव नर्मदा आंदोलन की रणनीति थी, द स्ट्रेटजी ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, अनशन और सत्याग्रह। आंसर नंबर बी, मेघा पाटकर इससे रिलेटेड हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य हथियार क्या था? बंद, अदालत, पेड़ों को गले लगाना। आंसर नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में एनजीओ आंदोलन को किसने बढ़ावा दिया? तो आंसर नंबर सी, यानी नागरिक समाज ने बढ़ावा दिया। सामाजिक आंदोलनों की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर नंबर बी, जन समर्थन। सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। मैं बहुत फास्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है और अपने को फटाक से करना है, जल्दी जल्दी काम करना है। दलित आंदोलन किसके अधिकारों के लिए संघर्ष करता है? तो आंसर नंबर सी, अनुसूचित जातियों के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस योजना के विरुद्ध था? तो बड़ी बांध परियोजनाओं के अंतर्गत के लिए था। महिला आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आंसर नंबर सी, लैंगिक समानता। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? गौरा देवी। दलित पैंथर की स्थापना 1972। सामाजिक आंदोलन कौन सी शक्ति प्रकट हुई? प्रतिरोध की शक्ति प्रकट हुई। आदिवासी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? जाति व्यवस्था, भूमि। तो इसका आंसर नंबर था बी, भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा। निम्न में से कौन पर्यावरण आंदोलन नहीं है? चिपको, अप्को, दलित पैंथर। मेघा पाटकर किससे संबंधित थे? नर्मदा बचाओ। ये रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं क्या? आरटीआई आंदोलन किस आधार की मांग करता है? तो आंसर नंबर इसका बी हो जाता है, सूचना का अधिकार। सेव नर्मदा आंदोलन अनशन और सत्याग्रह पर था। चिपको आंदोलन का मुख्य हथियार तय क्या क्या था? पेड़ों को गले लगाना। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में एनजीओ आंदोलन को किसने बढ़ावा दिया? राज्य, संयुक्त राष्ट्र, नागरिक समाज। तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
है ना। नागरिक समाज, सामाजिक आंदोलन की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या था? तो भैया जन समर्थन था। नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं? तो आंसर नंबर राज्य के बाहर संगठित सामाजिक संस्थाएं। नागरिक समाज का उद्देश्य क्या है? जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। आंसर नंबर सी। नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंध क्या है? आंसर नंबर ए सहयोग और संघर्ष। भारत में आरटीआई अधिनियम लागू होने में किसकी भूमिका रही है? तो आंसर नंबर सी नागरिक समाज समूह। अमूल एक उदाहरण है, तो एक आंसर नंबर ये सी है। अमूल क्या है? सहकारी संस्था का एक एग्जाम्पल है। भारत में नागरिक समाज का विस्तार किस युग में हुआ? तो आपातकाल के बाद, यानी 1975 के बाद, क्योंकि उसके पहले भैया कांग्रेस का दबदबा था। एनजीओ किस क्षेत्र में सक्रिय होते हैं? तो समाज सेवा में, सी नंबर। आरटीआई और नरेगा किसके उदाहरण है? नागरिक समाज के प्रभाव का, ए नंबर। किसने स्टेट इन रिट्रीट की धारणा दी? हु कॉइन्ड द आइडिया ऑफ स्टेट इन रिट्रीट? आंसर नंबर डी, दैट इज क्रिस हॉल्स। नागरिक समाज समूहों की भूमिका में लोकतंत्र में होती है? आंसर नंबर सी जवाबदेही और निगरानी। भारत में राजनीति के क्षेत्रीकरण की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो 1967 जब से ये आंदोलन होना शुरू हुए। क्षेत्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्रीय पहचान। क्षेत्रीकरण से किस प्रकार को बल मिलता है? संघीयता को। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव होता है सबसे ज्यादा राज्य विधानसभाओं में होता है, ठीक है ना। डीएमके, एआईडीएमके और टीडीपी जैसे दल किस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं? ये है क्षेत्रीय राजनीति। क्षेत्रीय राजनीति ने किसको चुनौती दी? तो राष्ट्रीय दलों को, प्रभुत्व को चुनौती दे दिया है। मंडल आयोग क्षेत्रीकरण से किस प्रकार जुड़ा है? तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, पिछड़े वर्गों की राजनीति का उदय हुआ। किस राज्य में क्षेत्रीय दल सबसे अधिक है? भैया तमिलनाडु। यूपी नहीं लगाना है, करेक्ट आंसर इसमें यूपी नहीं है, मैं कट कर रहा हूँ। क्षेत्रीय राजनीति का एक लाभ क्या है? केंद्रीकरण, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व। आंसर नंबर बी सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व। क्षेत्रीय दलों की भूमिका संघवाद में होती है। रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन फ्रीडम, मजबूती से होती है भैया। जितना ही मजबूत रहेंगे, जितने दल रहेंगे। भारत में महिलाओं के लिए पंचायत आरक्षण का प्रारंभ हुआ 1992। 73-74 संविधान संशोधन ने क्या प्रावधान किए? व्हाट डिड द स्थानीय निकायों में आरक्षण देना। भारत में महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी बाधा है गरीबी, अशिक्षा, राजनीति, पूंजीवाद। इसमें अशिक्षा को लगाना है, गरीबी और भी नहीं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने हेतु कौन सी संस्था काम करती है? महिला आयोग, वुमेन्स कमीशन। पिंक बूथ किससे संबंधित है? तो पिंक बूथ संबंधित है महिला मतदाता की सुविधा के लिए। भारत में महिलाओं की भागीदारी संसद में कितनी है 2024 तक? तो 14%। महिला आरक्षण विधेयक संसद में पहली बार कब पेश हुआ? 1996। महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है कि कम है? तो ऑब्वियस सी बात है, कम है। संख्या ही कम है तो रहेगी। कौन सी नेता भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? बिना डाउट के इंदिरा गांधी लगाइए। भारत में पहली महिला राज्यपाल, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। भारत में पहली महिला राज्यपाल आई थिंक सरोजनी नायडू होना चाहिए। इसको डिलीट करते हैं। तो सीएम थी। एक बार क्रॉस चेक करिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सरोजनी नायडू थी। राजनीतिक दलों की विचारधाराएं, इससे क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। क्वेश्चन नंबर 85 आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग क्लियर करिएगा, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी की प्रमुख विचारधारा क्या थी? तो इसका उदारवाद। सीपीआईएम यानी सीपीआई मार्क्सवादी का वैचारिक आधार क्या है? समाजवाद है। बहुजन समाज पार्टी किस विचार से प्रेरित है? दलित चेतना से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? तो भ्रष्टाचार विरोधी विचारधारा को लेके आगे बढ़े थे। शिवसेना की वैचारिक पृष्ठभूमि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है। टीएमसी किस राज्य से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल। कौन है इसका सबसे सर्वे सर्वा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? शरद पवार ने की थी। कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ग को प्रतिनिधित्व देती है? तो श्रमिक वर्ग को। समाजवादी पार्टी किस विचारक धारणा को मानती है? लोकतंत्र का समाजीकरण करना।
भारत का पहला राष्ट्रीय दल कौन है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय इसका चुनाव चिन्ह क्या हुआ करता था? कमेंट करिएगा। राष्ट्रीय दल की पहचान किससे होती है? भैया चुनाव आयोग से। क्षेत्रीय दलों का मुख्य आधार क्या है? क्षेत्रीय मुद्दे। डीएमके और एआईडीएमके किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की भूमिका भारतीय संघवाद में होती है। काहे के लिए होती है? कमजोर करने के लिए, मजबूत करने के लिए? कमजोर नहीं करना है भाई, मजबूत करने के लिए। तो ये रहे 100 प्रश्न फटाफट आपके लिए।